गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारा जो सिलेबस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का वो कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले हमने मॉडल पढ़ा था एक लुईस मॉडल, ठीक है। वो भी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को डेवलप करने का रास्ता बताता है, जो लुईस नाम के इकोनॉमिस्ट हैं। और इसी तरह से ये जो थ्योरी ऑफ बिग पुश है, इसको क्या बोलते हैं, बड़े धक्के का सिद्धांत बोला जाता है। बड़े धक्के का सिद्धांत। ये जो थ्योरी ऑफ बिग पुश है ये दी थी रोजेनस्टीन रोडान ने। उन्होंने एक लेख लिखा था, उसका नाम था नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ बिग पुश। यानी इन्होंने भी वही तरीका बताया है कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को डेवलप कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करें कि जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलप हो जाए या डेवलपिंग के रास्ते पर चलने लगे, विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगे एक इकॉनमी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को वही बात करनी है जो हमने लुईस मॉडल में की कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है। एक अंडर डेवलप्ड कंट्री वो होती है जहाँ पर लो लेवल ऑफ इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम लो होती है, लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है, लो एजुकेशन की क्वालिटी वहाँ पर लो होती है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर एजुकेशन बहुत बैकवर्ड होती है, निचले स्तर की, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होता है, सेविंग कम होती है, और जिसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और इस कारण एक जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड ही बनी रह जाती है, ठीक है। तो इसके लिए रोजेनस्टीन रोडान ने जो थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ बिग पुश, इस थ्योरी को इन्होंने एक लेख लिखा था, उसी से डेवलप किया है। नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ बिग पुश रोजेनस्टीन रोडान ने दिया था, और इन्होंने इस थ्योरी के अंदर अविभाज्यताओं की बात की है, इनडिविजिबिलिटी की बात की है, ठीक है। इनडिविजिबिलिटी की बात की है यहाँ पर, अविभाज्यताओं की, कि अविभाज्यताओं के कारण ही जो है एक देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता, ठीक है। तीन तरह की यहाँ पर इन्होंने इंडिविजिबिलिटी बताई है। सबसे पहले है इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन, उत्पादन में अविभाज्यता। उत्पादन में अविभाज्यता का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम इंडिविजिबिलिटी का मतलब समझते हैं। इंडिविजिबिलिटी का मतलब है कि जब किसी चीज़ को हम बांट ना सकें, ठीक है ना, अलग अलग जिन चीज़ों का यूज ना कर सकें, उसको इंडिविजिबिलिटी कहते हैं। जैसे हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं ना, तो ये तो नहीं है अगर मोबाइल फ़ोन को हम सिम मोबाइल फ़ोन के अंदर डालते हैं तो ही कॉल होती है। ये तो नहीं है कि सिम हमारे पास है और हम जो बात कर रहे हैं, या ईयरफोन हमारे पास है, फ़ोन के बिना हम गाने सुन रहे हैं। तो ये चीज़ें ये है कि अगर हमें सॉन्ग सुनने हैं तो हमें फ़ोन भी चाहिए, उसके अंदर मेमोरी कार्ड भी चाहिए, सॉन्ग भी डले होने चाहिए, ईयरफोन भी चाहिए, ये सारी चीज़ें, यानी कि हम इनको बांट नहीं सकते। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एक मशीन का। जैसे एक मशीन से हमें प्रोडक्शन करना है, या हमें एक मशीन ख़रीदनी है, तो अगर वो मशीन अगर हमें ख़रीदनी है तो वो पूरी की पूरी हमें ख़रीदनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक पार्ट उसका आज ख़रीद लिया, उससे प्रोडक्शन कर लिया, एक पार्ट उसका कल ख़रीद लिया, उससे प्रोडक्शन कर लिया, इस तरीके से नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं इंडिविजिबिलिटी, यानी कि जिसका विभाजन नहीं हो सकता। अगर किसी चीज़ का विभाजन नहीं होता तो उसका मतलब कि वो चीज़ इंडिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन भी इंडिविजिबल होता है, इंडिविजिबिलिटी नहीं, प्रोडक्शन को हम जो है बांट नहीं सकते। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हम केवल कैपिटल का यूज़ करके प्रोडक्शन कर लें, ना हम अकेली लेबर से प्रोडक्शन कर सकते, ना हम अकेली जो हमारे पास ज़मीन है उससे प्रोडक्शन कर सकते। कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें सारे के सारे फैक्टर चाहिए होते हैं, ठीक है। उसी तरह से प्रोडक्शन की बात है। यहाँ पर प्रोडक्शन में जो रोजेनस्टीन रोडान है, उन्होंने ये बताया है कि जो उत्पादन की जो अविभाज्यता है उसका मतलब ये है
कि अगर हमें क्या है बड़ी मात्रा में निवेश करना पड़ेगा, बड़ी मात्रा में निवेश करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, एक साथ बहुत सारी जो फर्में हैं वो ओपन करनी होगी, या इससे पहले सोशल ओवरहुड जो कॉस्ट होती है, सोशल ओवरहुड जो फैसिलिटीज़ होती है, कौन कौन सी होती है, जैसे सड़कें, पानी सप्लाई, बिजली, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट के व्हीकल, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें खर्च करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये नहीं हो सकता कि अगर हमने अकेली सड़कें बना दी और उससे क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। अकेली सड़कें बनाने से प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन आगे सिर्फ पहुंचाया जा सकता है उसको, लेकिन उत्पादन करेंगे कैसे जब हमारे पास उत्पादन फलन की अविभाज्यता होती है, ठीक है, इंडिविजुअलिटी पाई जाती है। यानी कि एक चीज़ से हम जो है प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या करना होगा, एक बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना होगा। पहले तो हमें करना होगा सोशल ओवरहुड फैसिलिटीज़ में। सोशल ओवरहुड फैसिलिटीज़ का मतलब क्या हो गया, जैसे सड़कें होगी, ठीक है, वाटर सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, रोड्स अच्छी बना दी, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल अच्छे दे दिए, ठीक है, ठीक है, उस जगह का जहाँ पर हमने फर्म एस्टेब्लिश की है उसको मार्केट से जोड़ दिया गया, ठीक है, तो ही जो है प्रोडक्शन संभव हो सकता है। उसके बाद में क्या है, उस चीज़ से प्रभावित होकर, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने के कारण क्या है, और भी फर्में मार्केट में आएंगी, क्योंकि ये सारी सुविधाएं तो सरकार ने उपलब्ध करवा दी ना। कहने का मतलब कि ये जो थ्योरी ऑफ बिग पुश है रोजेनस्टीन रोडान की, उन्होंने ये कहा है कि एक बड़े धक्के के रूप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी जैसे एक कार को चलाने के लिए धक्का देते हैं ना स्टार्ट करने के लिए, उसी प्रकार एक इकोनॉमी को इस तरीके से एक न्यूनतम निवेश की ज़रूरत होती है, एक बड़ी मात्रा में निवेश की ज़रूरत होती है। और वो निवेश कौन है, जो है इंडिविजुअल पर्सन नहीं करना चाहता, क्योंकि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है, फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए क्या है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो वो सोशल ओवरहुड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा देगी। सोशल ओवरहुड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के बाद में जो है एक्सटर्नल बेनिफिट मिलने लगते हैं, बाहरी लाभ मिलने लगते हैं निःशुल्क किसी फर्म को। मान लो सरकार ने क्या है, ये सारी चीज़ें जो बिजली, पानी, सड़कें, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी, बनवा दी, सड़कें बनवा दी, ट्रांसपोर्ट के साधन दे दिए, बिजली पहुंचा दी, तो वहाँ पर क्या है, अब कोई फर्म का मालिक अगर फर्म लगाना चाहेगा तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो उसका क्या है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ने से फिर वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत होती है। ये इंडिविजुअलिटी होती है प्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन को हम बांट नहीं सकते, एक साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है, तो ही जो है एक इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। उसके बाद में दूसरा है इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, मांग में भी अविभाज्यता पाई जाती है। यहाँ रोजेनस्टीन रोडान ने एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लो एक इकोनॉमी के अंदर जो है 100 लोग बेरोजगार हैं, 100 लोग बेरोजगार हैं, उन 100 लोगों को काम देने के लिए क्या है कि एक फर्म शू की एक फर्म खोल दी जाती है, 100 लोग उसके अंदर काम करेंगे और जूतों का निर्माण करेंगे। तो ये फर्म जब जूतों का निर्माण करेगी, इस उद्देश्य से करेगी कि इस फर्म में जो जितने भी जूते बनाए जाएंगे वो सारे के सारे इस फर्म में काम करने वाले कर्मचारी, जितने भी लेबर है, वो सारे उसको खरीद लेंगे। यानी जब प्रोडक्शन किया जाएगा जूतों का, तो मान लो एक फ़र्म है, इस फर्म के अंदर क्या है, 100 लोग काम कर रहे हैं, और इन 100 लोगों को क्या है, 10,000 रुपये पर मंथ जो है वेजीज दी जा रही है, ठीक है। क्या ये 10,000 रुपये जूता खरीदने में ही खर्च कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी एक व्यक्ति एक ही चीज़ को खरीदने में अपनी सारी इनकम को
एक्सपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी और भी बहुत सारी बेसिक नीड होती है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बेसिक नीड होती है, जैसे उसे अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, उसने घर का खर्चा भी चलाना है, ठीक है ना। उसने अपने लिए कपड़े भी खरीदने हैं, जूते भी खरीदने हैं, उसके अलावा घर में फर्नीचर भी खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। यानी कि अगर 10,000 रुपये आपको मिले और आपको कहा जाए कि मार्केट में 10,000 के जूते ले ले भाई और कोई चीज़ ना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब कि जब एक फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो क्या है, सक्सेस नहीं हो पाता। यहाँ पर जो है डिमांड और सप्लाई की बात अगर हम करें, यानी कि ये जो जूते की सप्लाई करेगी ये फर्म, इसके बराबर जो है डिमांड नहीं हो पाएगी। डिमांड क्या होगी? कम होगी। डिमांड कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो काम करने वाले जो लोग हैं वो अपनी सारी की सारी इनकम जो है वो जूतों पर खर्च नहीं करेंगे। इसके अलावा और इस प्रकार ये जूता की जो फैक्ट्री है ये क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सरकार क्या करती है, 1,000 एम्प्लॉय को क्या है, रोजगार देती है। जो बेरोजगार हैं 1,000 लोग, उनको रोजगार देती है। और मार्केट के अंदर जो है 20 फर्म ओपन कर दी जाती है अलग अलग चीज़ों की। कोई जूते की है, कोई कपड़े की है, कोई खाने की चीज़ों की है, अलग अलग तरह की, ठीक है ना। 20 फर्में मार्केट में लगा दी जाती है। 20 फर्मों में इन्वेस्टमेंट एक साथ इकट्ठा किया जाता है। अब क्या होगा, मान लो ए फर्म है, बी फर्म है, सी फर्म है, डी फर्म है। इन सब के अंदर काम करने वाले लोग हैं ना, इन सब के अंदर काम करने वाले लोग हैं, इन सबको इनकम मिलेगी। इनकम मिलेगी तो क्या करेंगे, ये कुछ चीज़ें इस फर्म से खरीद लेंगे, कुछ चीज़ें इस फर्म से खरीद लेंगे, कुछ चीज़ें इस फर्म से खरीद लेंगे, ये वाला इस फर्म से खरीद लेगा, ये वाला इस फर्म से खरीद लेगा। इस मतलब कि जो है प्रोडक्शन, जो डिमांड है वो अब क्या हो जाएगी, सप्लाई के बराबर हो जाएगी। मान लो जितनी भी सप्लाई मार्केट में हो रही है, डिमांड उसके बराबर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब रोजेनस्टीन ये समझाना चाहता है कि जो डिमांड होती है वो इंडिविजिबल होती है, ठीक है, जिसको हम बांट नहीं सकते। एक ही चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे, हम अलग अलग चीज़ों की डिमांड करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है एक जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलप हो सकती है अगर एक साथ बहुत सारी फर्मों में इन्वेस्टमेंट एक साथ एक बड़ी अमाउंट में किया जाए, तो जो कि बड़े धक्के के रूप में अगर निवेश किया जाए तो एक अर्थव्यवस्था जो है वो आर्थिक विकास के रास्ते पर चल पड़ती है, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरी इंडिविजिबिलिटी है, वो है इंडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग। सप्लाई ऑफ सेविंग की जो इंडिविजिबिलिटी है उसका मतलब क्या है कि जो सप्लाई ऑफ सेविंग है वो कहाँ से, सेविंग हम कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, इनकम होगी। इनकम होगी तो ही हम क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। और इनकम कब आएगी, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने से हमारे पास इनकम आएगी। उस इनकम से हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, ठीक है। डिमांड करेंगे तो मार्केट में क्या होगी, सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो आगे और फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। इस तरीके से जो है विकास की एक प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। यानी सप्लाई ऑफ सेविंग का मतलब यहाँ पर ये समझाना चाहता है रोजेनस्टीन रोडान कि अगर एक देश को डेवलपमेंट करना है तो उसे क्या करना होगा, सेविंग को बढ़ाना होगा। सेविंग अगर अपने पास खुद के पास होगी तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट उसको कर पाएंगे, ठीक है। और एक बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री एक डेवलप कंट्री बन जाएगी। तो यही इतना ही इस थ्योरी के अंदर इतना ही करना है आपको। इन तीन तरह की इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करनी है, ठीक है। और ये बताना है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, फिर उसका मीनिंग बता देना, फिर ये थ्योरी किसने दी, क्यों दी, ठीक है ना। और किस लेख में से थ्योरी दी थी, रोजेनस्टीन रोडन ने दी। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों की बात की गई है, सोशल ओवरहुड कैपिटल की बात की गई है, सोशल ओवरहुड फैसिलिटी की बात की गई है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की बात की गई है।
एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का मतलब होता है कि ऐसा लाभ जो एक फर्म के कारण दूसरी फर्म को निशुल्क मिलता है, फ्री में मिलता है। मान लो किसी ऐसे स्थान पर एक फर्म एस्टेब्लिश होती है जिसके आसपास कोई भी और चीज़ें नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। वो फर्म जब एक इंडिविजुअल पर्सन वहाँ पर जाके फ़र्म लगाता है, तो फ़र्म लगाएगा तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? पानी की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल होने चाहिए, कम्युनिकेशन वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें एक फ़र्म इस्टेब्लिश कर लेगी तो उसके बाद में कोई उस चीज़ को देखकर दूसरी फर्म वहाँ पर एंटर करेगी। अब दूसरी फर्म को क्या वो चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका लाभ अब दूसरी फर्म को भी मिलेगा। ये होती है इकोनॉमीज़, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, बाहरी मितव्ययताएं, जो क्या होती है एक फर्म के कारण दूसरी फर्मों को, बाज़ार की जितनी भी फर्में हैं सबको फ्री में प्राप्त होती है। तो ये थ्योरी हमारी कंप्लीट है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी हर एक कॉन्सेप्ट इसका। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम है कंपटीशन स्टडी मैटर। ठीक है, कंपटीशन स्टडी मैटर को जो है आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से भी करवाएं। थैंक यू।